नमस्कार दोस्तों। आपने ये तो सुना होगा कि इंडियन शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन ज़रा सोचिए, आज से 20 साल पहले यानी साल 2004 में एक शख्स ने 552 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने बेटों की शादी में। और ये शादी इतनी ज़्यादा रॉयल थी कि इसे अटेंड करने दुनिया भर से तकरीबन 10,000 वीआईपी मेहमान आए थे। और जो हैरान करने वाली बात थी वो ये कि इस शादी पे खर्च होने वाला 552 करोड़ रुपए इस देश के लोगों का था जो इस होने वाले स्कैम से अनजान थे। आखिर इतना सारा पैसा जो इस शादी को ग्रैंड बनाने में खर्च किया गया वो आया कहां से और कैसे हुआ 24,000 करोड़ रुपए का स्कैम। सो लेट्स कम टू द डिटेल। बात है 10 जून 1948 की। बिहार में सुब्रतो राय का जन्म होता है। पहले इनकी फैमिली ढाका यानी कि बांग्लादेश में रहती थी, जो कि वहां से बिहार शिफ्ट होती है पार्टीशन के वक्त। ये घर के बड़े बेटे थे। अपर मिडिल क्लास में होने की वजह से इनकी पढ़ाई कोलकाता के हॉली चाइल्ड स्कूल में होती है। इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर शिफ्ट हो जाते हैं फैमिली के साथ, और यहाँ इनका एडमिशन गोरखपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में होता है, जहाँ से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तभी इनके पिता की अचानक डेथ हो जाने की वजह से इन पर फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिस वजह से ये जॉब करने की वजह अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करते हैं। और इनके पिता के पास एक लेमरेटा स्कूटर थी, उस पर ये सॉल्टेड नमकीन बेचना शुरू करते हैं और इस फर्म का नाम उन्होंने जया प्रोडक्ट्स रखा। लेकिन अफसोस इनका ये बिजनेस फेल हो गया। उम्र करीब 30 साल होने की वजह से इनकी शादी भी हो गई थी और फिर उन्होंने अपनी वाइफ सपना राय के साथ भी कुछ और तरह के बिजनेस ट्राई किए, पर अफसोस ये सारे बिजनेसेस भी फेल रहे। तभी 1979 आते आते इनके दिमाग में एक ऐसा बिजनेस आइडिया आया जिसने इनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। 1979 में 3 लोगों ने मिलकर 2,000 रुपए के बजट में एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा सहारा इंडिया, जिसका कॉन्सेप्ट था दिहाड़ी मजदूरों की डेली वेज इनकम का 20% हिस्सा इन्वेस्ट करा के उन्हें इस किए गए इन्वेस्टमेंट पर एक फिक्स परसेंटेज पर कुछ और रिटर्न दिया जाए, ताकि वो मजदूर इस इन्वेस्टमेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके और कंपनी भी इससे थोड़े प्रॉफिट बना सके। कंपनी की शुरुआत तो लोगों की भलाई के लिए की गई थी, लेकिन किसे पता था एक दिन यही कंपनी इंडिया के लोगों के साथ 24,000 करोड़ रुपए का स्कैम कर देगी। साल 1979 में गांव में बैंक ना होने की वजह से लोग अपनी इनकम पर सेविंग्स और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के लिए सहारा में डिपॉजिट करने लगे और कंपनी के पास 48 डिपॉजिटर भी हो गए थे 1985 आने तक, जो डायरेक्टली आकर कंपनी में अपनी डेली इनकम का तकरीबन 20% यानी कि 15 से 30 रुपए डेली इन्वेस्ट करने लगे और कंपनी उन्हें 2 गुना तक बढ़ाकर रिटर्न कर देती थी। ऐसे में इन लोगों का भरोसा कंपनी पर बढ़ता चला गया। इसके बाद जैसे इन लोगों की इनकम बढ़ी, ये लोग डेली के 50 से 100 रुपए तक इन्वेस्ट करने लगे। शुरुआत में कंपनी का कॉन्सेप्ट था कोई मालिक नहीं, कोई यूनियन नहीं, हम सब कंपनी में एक फैमिली है। और सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय ने अपना डेजिग्नेशन कंपनी में मैनेजिंग वर्कर दिखाया। और अब साल 1990 यानी कि 1990 आते आते सहारा में लोगों को एज अ कमीशन एजेंट नौकरी मिलने लगी, जो खुद पहले कंपनी में इन्वेस्ट करते थे और बाद में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस भी करते थे, ताकि इसका प्रॉफिट परसेंटेज उन एजेंट को भी मिलता था। और इस तरह ये नेटवर्क बढ़ता चला गया और कंपनी के पास 1990 तक लाखों इन्वेस्टर हो चुके थे। सहारा ग्रुप में पैसे जो लोगों को एज अ इंटरेस्ट दिए जाते थे वह कुछ इस तरह था कि जब भी कोई नया इन्वेस्टर कंपनी में आता था तो उस नए इन्वेस्टर के पैसों से पुराने इन्वेस्टर को पेमेंट की जाती थी एक ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिससे पुराने इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता चला जाता था कंपनी पर और वह और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में करने के लिए कन्विंस हो जाता था। और इसी तरह से यह बिजनेस साइकिल चलती रहती थी। अब आता है साल 1993, जहां सहारा ने अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 2 बोइंग एयरक्राफ्ट के साथ अपनी खुद की एयरलाइन सहारा इंडिया स्टार्ट की और इनका एविएशन बिजनेस अच्छा चल रहा था। तभी साल 2002 आते आते सहारा के पास लगभग 1 से 1.5 करोड़ डिपॉजिटर भी हो गए थे पूरे देश भर से। इसी साल उन्होंने सहारा इंडिया नाम से एक न्यूज चैनल भी ओपन किया। अब ये मीडिया इंडस्ट्री में भी एंटर कर चुके थे। साल 2002 में सहारा ने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया।
उनकी जर्सी पर सहारा का लोगो और नाम रहता था। अब तक सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ समय बीतने के साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। मैच्योरिटी पीरियड आने पर डिपॉजिटर का पैसा उन्हें रिटर्न करने की वजह सहारा के एजेंट उन्हें नई नई स्कीमों में उलझाना शुरू कर दिए। इस स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा 2 गुना या फिर शायद 3 गुना हो जाएगा, और लोग इजीली कन्विंस भी हो जाते थे अपना पैसा विड्रॉ करने की वजह दोबारा इन्वेस्टमेंट करने में, क्योंकि उनका भरोसा कंपनी में था। साल 2003 में 7 लाख एम्प्लॉय के साथ सहारा का टर्नओवर 32,000 करोड़ का हो चुका था, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बन गया। अब आता है साल 2004, जिसका डिस्कशन मैंने स्टार्टिंग में किया था। लखनऊ के सहारा ऑडिटोरियम में सुब्रत रॉय ने अपने दोनों बेटे सीमांतो और सुशांत की शादी में तकरीबन 552 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बताया जाता है कि इस शादी में लगभग देश के सारे बड़े नेता, सीएम, पीएम, फिल्म स्टार, क्रिकेटर के साथ दुनिया भर की 110 टाइप की डिश खाने में रखी गई थी, जिसके लिए बड़े बड़े शेफ बुलाए गए थे। शाही ड्रेसेस बनवाई गई थी शादी के लिए, और दुनिया भर से तकरीबन 10,000 लोग इस शादी को अटेंड करने पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये है कि इस ग्रैंड शादी में जो पैसा खर्च हुआ, आखिर वो पैसा किसका था? ये वो दौर था जब सहारा के पास 6 करोड़ विजिटर्स, यानी कि हर 20 इंडियन में से एक डिपॉजिटर। हम सब में से ज्यादातर लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनकी फैमिली में किसी न किसी ने सहारा में अपनी मेहनत की कमाई के पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। और इसी समय सुब्रत रॉय ने अपनी छवि अलग बनाने के लिए सोशल वर्क करना शुरू कर दिया था। कई जोड़ों के विवाह करवाए तो कई मुसीबतों में इन्होंने जमकर पैसा खर्च किया। और यह वह समय था जब कोई भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर सहारा के अगेंस्ट कोई भी न्यूज़ नहीं चलाता था, क्योंकि इन न्यूज़ ग्रुप को सहारा के एडवर्टीजमेंट से एक अच्छा खासा पैसा मिलता था। इसलिए सुब्रत रॉय की छवि बहुत अच्छी बनी हुई थी देश भर में। लेकिन समय अच्छा हो या बुरा, इसकी एक खासियत है कि ये बदलता ज़रूर है, और यही हुआ सहारा के साथ। साल 2005 में लोगों का सहारा से भरोसा उठने लगा। उसके पीछे की जो खास वजह थी वो ये थी कि सहारा के जो डिपॉजिटर थे उन्हें सहारा ने कहा, आप अपना पैसा एजेंट के थ्रू जमा करने की वजह आप सहारा के नज़दीकी ब्रांच में आकर खुद जमा करेंगे। इससे हुआ ये कि जो गांव में रहने वाले दिहाड़ी लोग थे, उनके पास टाइम और गांव के नज़दीक कोई ब्रांच ना होने की वजह से वो अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से सहारा ने उन पर पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया और ये नोटिस भेजा कि बार बार पेमेंट डिफॉल्ट होने की वजह से उनका जमा किया हुआ पैसा भी लॉस हो जाएगा। यह सुनकर लोगों का भरोसा सहारा से उठने लगा। लोग जागरूक हुए और सहारा के डिपॉजिटर भी कम होने लगे। यहाँ लोगों का पैसा तो रिटर्न नहीं हो रहा था, पर सहारा ने खुद का इन्वेस्टमेंट करना तेजी से शुरू कर दिया था। साल 2006 में पुणे में 10,600 स्क्वायर फीट में एम्बे वैली सिटी बनाई जाती है। इसके साथ ही 360 एकड़ की सिटी बसा दी गई थी सहारा सिटी के नाम से लखनऊ में। इस सिटी के अंदर सुब्रत रॉय का घर बिल्कुल अमेरिकन प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस जैसा दिखता था। इसके साथ ही साल 2006 में सहारा ने 330 करोड़ में बीसीसीआई के साथ अपने स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट को भी 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। ये वो समय था जब सहारा ग्रुप के पास लगभग 22,000 एकड़ लैंड थी, जिसकी वैल्यू 64,000 करोड़ रुपए थी। सहारा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन दोनों साथ साथ चल रहा था। अब आता है साल 2007, जब सहारा ग्रुप की मुश्किलें बढ़ी, और वो इसलिए क्योंकि सहारा ग्रुप ने अपनी 2 कंपनियों को प्राइवेट से पब्लिक किया था, यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया था। अब तक सहारा ग्रुप प्राइवेटली काम करता था, मतलब किसी को भी सहारा ग्रुप के पैसे के रोटेशन के बारे में कुछ पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आता है और कैसे इन्वेस्ट होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उस कंपनी को अपने फाइनेंशियल डिटेल शो करने पड़ते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी को। लेकिन यहाँ पर सेबी को सहारा के पेमेंट पैटर्न पर कुछ फेरबदल नजर आते हैं। इसके साथ ही दिसंबर 2009 में रोशन लाल और जनवरी 2010 में कलावती, इन 2 इन्वेस्टर की कंप्लेंट आती है सेबी के पास, और ये मैटर मीडिया में भी हाईलाइट हो जाता है। सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय को सेबी के ऑफिस बुलाया जाता है इंक्वायरी के लिए। इंक्वायरी के बाद ये बात सामने आती है कि सहारा के पास उसके सारे इन्वेस्टर के ऑन पेपर प्रॉपर डिटेल मिसिंग है, और सहारा ने 10 लाख एजेंट और 2900 ब्रांचेस के थ्रू 3 करोड़ इन्वेस्टर का 24,000 करोड़ रुपए रिटर्न नहीं किया है।
इस एलिगेशन के बाद केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुब्रत रॉय का कहना ये था, ये हमारे सहारा परिवार का मैटर है, इसे हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 24,000 करोड़ रुपए मिसिंग थे और सुब्रत रॉय इस तरह के उलझाने वाले स्टेटमेंट दे रहे थे। अब 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को इन्वेस्टर के 24,000 करोड़ रुपए रिटर्न करने का आदेश दिया। तो रिटेलिएट करते हुए सुब्रत राय कोर्ट को यह स्टेटमेंट देते हैं कि हमने इन्वेस्टर को ऑलरेडी 20,000 करोड़ रुपए कैश में रिटर्न कर दिए हैं। और जब सेबी ने सहारा से उसका प्रूफ मांगा, सुब्रत रॉय ने 127 ट्रकों में 31,600 कार्टून भर के पेंडिंग एप्लीकेशन और 2 करोड़ रिडेम्पशन वाउचर के साथ उन ट्रक को मुंबई सेबी के ऑफिस भेज दिया। वजह से यहाँ काफी ट्रैफिक जाम लग गया, क्योंकि सुब्रत रॉय ये अच्छे से जानते थे सेबी को इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में साल या शायद 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन सेबी ने इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना शुरू कर दिया और 20,000 इन्वेस्टर को सेबी ने लेटर भेजा। तो ये पाया कि 68 ऐसे डिपॉजिटर थे जिन्हें लेटर डिलीवर हुआ। 8,000 लेटर सेबी के ऑफिस रिटर्न आ गए इनवैलिड एड्रेस होने की वजह से, और बचे 11,932 एड्रेस फर्जी थे। इसके साथ ही 2013 में 11 सालों से चल रही स्पॉन्सरशिप भी फाइनली खत्म हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बार बार समन भेजने पर भी सुब्रत रॉय कोर्ट में हाजिर न होने की वजह से 28 फरवरी 2014 को अरेस्ट कर लिए जाते हैं और तिहाड़ जेल शिफ्ट किए जाते हैं। इस वक्त सहारा की नेटवर्थ 68,000 करोड़ रुपए थी। फिर 6 मई 2016 को बेल पर जेल से निकलकर सुब्रत रॉय ने इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न करने के लिए अपने कुछ एसेट्स के थ्रू लगभग 200 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए थे, पर ये लोगों को रिटर्न करने के लिए काफी नहीं थे। 14 नवंबर 2023 को सहारा श्री सुब्रत रॉय की मृत्यु हो जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये पैसा 24,000 करोड़ रुपए आया कहां से? क्या ये पैसा देश के लोगों का या गवर्नमेंट का या फिर सहारा के मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है? ऐसा देश के उन लोगों को वापस कैसे मिलेगा जिन्होंने भरोसा दिखाया सहारा ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने का? और इसके लिए हमारी सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है? आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका पैसा अभी भी सहारा ग्रुप में फंसा होगा या फिर शायद उन्हें रिटर्न मिल गया हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।